हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, महत्वपूर्ण अनुच्छेद। जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिनसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उन सभी को आज हम कवर करेंगे। इन्हें आप लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो आज हम बात करने वाले हैं पूरे अनुच्छेद के बारे में। और सबसे पहले हम जानते हैं संविधान को। संविधान क्या है? एक शासन व्यवस्था जो हमारे देश की चलाई जाती है वो संविधान के अनुसार ही चलाई जाती है। अब संविधान की अगर बात करें तो इसमें मुख्यतः जो हमें पढ़ने होते हैं वो होती हैं अनुसूचियाँ, उसमें होते हैं कुछ भाग और उसमें होते हैं अनुच्छेद। अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में जो अनुसूचियाँ जो थीं वो हमारी कितनी थीं? 8 थीं। वर्तमान में कितनी हैं? तो 12 हैं। ध्यान रखना है, पहले कितनी थी? 8 थी, अब कितनी हैं? 12 हैं। आगे बात करें तो भाग, तो संविधान में जो भाग है हमारे जो उस टाइम पे था वो कितना था? 22 था। प्रारंभ में कितना था? 22 था। अब कितना है? 25 है। तो ध्यान रखना है, अब कितना है? 25 है। पहले जो आर्टिकल्स थे वो कितने थे? 395 थे। वर्तमान में कितने हैं? तो 470 हैं। कितने हैं? 470 हैं। तो ये हमें ध्यान रख लेना है। तो ये हो गए हमारे महत्वपूर्ण कुछ बातें। हमने जो भाग थे, जितने भी भाग हैं संविधान के, उनके बारे में एक डिटेल डिस्कस किया है एक वीडियो में, उसे आप जरूर देखिएगा। आज हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली अगर बात करें हम तो भाग 1 से लेकर के 4 तक, जिसमें संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बात की गई है, तो उन्हीं भाग में से 4 अनुच्छेद हैं 1 से लेकर के 4 तक। तो 1 से 4 तक भाग 1 में आते हैं। इसको हम देखते हैं। सबसे पहले भाग 1। भाग 1 क्या कहता है? भाग 1 नहीं, भाग 1 मतलब संघ और उसके क्षेत्र के बारे में कहता है, लेकिन उसमें जो अनुच्छेद हैं 1 से लेकर 4 तक, उसमें अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो ध्यान रखना है, भारत अर्थात इंडिया, इसमें 2 शब्दों का यूज किया गया है, भारत और इंडिया राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 2, हमारा आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना की जो बात की जाती है वो आर्टिकल 2 में की जाती है। तो मुख्य रूप से आर्टिकल 2 में क्या बताया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश हो या गठन हो, भारतीय संघ में संसद के द्वारा ये काम किया जाएगा। तो आर्टिकल 2 हमें इसके बारे में बताता है। आर्टिकल 3 की बात करें तो आर्टिकल 3 क्या कहता है कि राज्य का निर्माण और सीमाओं का नामों में जो परिवर्तन होता है, इसकी बात किसमें की गई है? तो आर्टिकल 3 में, अनुच्छेद 3 में की गई है कि राज्यों का जो नया निर्माण करना हो या फिर सीमाओं का निर्माण करना हो या नामों में परिवर्तन करना हो, यह जो बात की गई है वो आर्टिकल 3 में की गई है। अगला बात करें हम आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 हमारा क्या है? ये पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां हैं। तो ध्यान रखना है, ये हमारा तो ये क्या है? हमारा पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई ये विधियां हैं। तो इसे ध्यान रख लेना है। इसमें मेनली अगर हम बात करें तो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित जो विधेयक होते हैं उनको संसद में साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है, ऐसी बातें अनुच्छेद 4 में की गई हैं। आगे देखते हैं अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 जो है, अगर हम बात करें भाग की, तो अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक जो है इसमें भाग 2 है। और भाग 2 में अगर बात करें तो मेनली नागरिकता की बात की गई है। तो देखते हैं आर्टिकल जो हमारा 5 है, आर्टिकल 5 की बात करें तो इसमें संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, इसकी बात की गई है। तो संविधान के प्रारंभ पर जो नागरिकता है इसकी बात किसमें की गई है? तो हमारे आर्टिकल 5 में की गई है। आर्टिकल 6 क्या कहता है? भारत आने वाले व्यक्तियों को किस प्रकार नागरिकता दी जाएगी, इसके बारे में जो भी बातें होती हैं वो आर्टिकल 6 में दी गई हैं। आर्टिकल 7 में क्या बताया गया है कि पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता कैसे मिलेगी या फिर वो किस तरीके के नागरिक हमारे देश के हो सकते हैं, नहीं हो सकते, इन सबके प्रति सबके लिए जो भी कानून है वो सब किस में दिए गए हैं? आर्टिकल 7 में दिए गए हैं। आर्टिकल 8 क्या है हमारा? भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध में प्रावधान जो भी हैं वो आर्टिकल 8 में है। अनुच्छेद 9 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 9 हमारा क्या कहता है कि विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिक का होना ना होना, मतलब देश में अगर कोई ऐसा विदेशी राज्य है जिसकी नागरिकता किसी ने ले ली है तो भारत का नागरिक होगा, नहीं होगा, किन विधियों द्वारा होगा, ये सभी बातें किसमें की गई हैं? अनुच्छेद 9 में की गई हैं। अनुच्छेद 10 की बात करें तो नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, नागरिकता के जो अधिकार हैं किस तरीके से बने रह सकते हैं, और इन सभी बातों का जो बात इनकी डिस्कस जो किया गया है वो आर्टिकल 10 में किया गया है। आर्टिकल 11 की बात करें तो संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का जो विनिमय है वो आर्टिकल 11 में दिया गया है।
बात करते हैं अनुच्छेद 12 की, तो राज्य की जो परिभाषा है वो अनुच्छेद 12 में दी गई है। ध्यान रखना है राज्य की परिभाषा क्या है, ये अनुच्छेद 12 में दी गई है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 13 की। तो जनरली अनुच्छेद 13 जो है इसमें मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण वाली जो विधियां हैं ये अनुच्छेद 13 में दी गई हैं। मेनली ऐसा कहा गया है कि संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन करता हो, ऐसा आर्टिकल 13 हमारा कहता है। आर्टिकल 14 की अगर बात करें तो 14 से लेकर के 18 तक हमारे समता का अधिकार है। उसी में आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 की बात करें तो विधि के समक्ष समता की बात करता है कि विधि के समक्ष, कानून के समक्ष सभी की समानता होगी। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव किसी के साथ भी नहीं किया जाएगा, ऐसा कहता है हमारा आर्टिकल 15। लेकिन कुछ जैसे कि कुछ पिछड़े वर्ग, महिलाओं, बच्चों, आर्थिक रूप से पिछड़े जैसे SC ST वर्ग हैं, इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाएंगे, ये हमारा आर्टिकल 15 ही कहता है। पहले तो बात ये कहता है कि किसी भी धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, इनके जन्म स्थान, इनके आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कोई पिछड़ा वर्ग है, जैसे अगर SC ST कैटेगरी है, या फिर महिलाएं हैं, या फिर बच्चे हैं जिनको आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, इनको सहायता दी जाएगी, इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाएंगे, ऐसा हमारा आर्टिकल 15 कहता है। और इस पर स्टार लगा लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 क्या कहता है, आर्टिकल 16 मेनली लोक नियोजन में अवसर की समानता देता है। ये ऐसा कहता है कि किसी भी सरकारी नौकरियों में धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो कोई भी सरकारी नौकरी हो उसमें किसी भी इन सभी कारणों की वजह से भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें भी वो प्रावधान दिए गए हैं कि अगर कोई पिछड़ा वर्ग है, अगर आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किया जाएगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। 15, 16, 17 17 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। जो 17 हमारा है आर्टिकल, ये मेनली अस्पृश्यता का अंत करता है, मतलब जो छुआछूत का व्यवहार है उसको ख़त्म करने की बात हमारा आर्टिकल 17 करता है। आर्टिकल 17 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जाएगा। तो ये कैसा है, कौन कहता है, आर्टिकल 17 कहता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 18 की। आर्टिकल 18 की बात करें तो उपाधियों का अंत किया जाता है। आर्टिकल 18 में कहा जाता है कि राज्य द्वारा या सेना द्वारा विधि संबंधी सम्मान के सिवाय बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई भी व्यक्ति उपाधि मान्य नहीं होगी। तो कोई भी व्यक्ति अगर अपने मन से, जैसे पहले के राजा महाराजा लोग कुछ भी उपाधि ले लेते थे, अब नहीं ऐसा हो सकता। हमारा आर्टिकल 18 इस पे जो है प्रतिबंध लगाता है। वो कहता है कि अगर राष्ट्रपति के द्वारा या विधि के समक्ष कोई अधिकार या सेना में कोई है, उसको कोई अगर उसको कोई सम्मान नहीं दिया जा रहा है तो कोई भी उपाधि किसी के लिए मान्य नहीं होगी। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो सेना में ये मान्य होगी, विधि के द्वारा दी गई है तो भी मान्य होगी, और सम्मान में राष्ट्रपति के द्वारा दी गई है तो भी उपाधि मान्य होगी। लेकिन किसी भी अन्य कारणों से ली गई उपाधियां मान्य नहीं होंगी। अब बात करते हैं आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या है, हमारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। ये हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है हमारा। तो 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। तो आर्टिकल 19 हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। कैसी अभिव्यक्ति, कि विचार की अभिव्यक्ति, बिना हथियारों के एकत्रित होने की स्वतंत्रता देता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता देता है, आवागमन, देश में कहीं भी निवास करने, संघ बनाने, व्यापार, जीविका चलाने, इन सभी की हमें क्या देता है, स्वतंत्रता देता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 19A। आर्टिकल 19A सूचना का अधिकार देता है हमें। तो आर्टिकल 19 जो ए है हमारे लिए सूचना का अधिकार के प्रावधान करता है। आर्टिकल 20 की बात करें तो अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है हमारा आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 हमारा मेनली कहता क्या है, आर्टिकल 20 कहता है कि एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा, कानून बनने के समय से ही सजा होगी, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये सभी आर्टिकल 20 के अंतर्गत कहा जाता है। आर्टिकल 21 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि आर्टिकल 21 जो है वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। ये कहता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। तो व्यक्तिगत या दैहिक स्वतंत्रता जो है उससे वंचित नहीं किया जा सकता किसी भी व्यक्ति को। ये हमारा आर्टिकल 21 है। और आपातकाल के दौरान भी ये निरस्त नहीं होता है। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 21 से।
आर्टिकल 21A जो है ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। इसकी अगर बात करें तो ये 21A में 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो इसमें अगर बात करें तो इसमें निजता का जो अधिकार है वो भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 22 की। अनुच्छेद 22 जो है वो मनमाने ढंग से हिरासत में लिए गए व्यक्ति के लिए हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। 24 घंटे के अंदर जो है दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाना होगा। अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार भी हमारा आर्टिकल 22 देता है। तो ये गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। कुछ दशाओं में ये कहता है कि जो गिरफ्तारी हो रही है उसके संबंध में क्या क्या संरक्षण दिए जाएंगे, वो आर्टिकल 22 हमारा कहता है। आर्टिकल 23 और 24 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है हमारे। तो ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, MTS CGL वगैरह में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो ध्यान रखिए आर्टिकल 23 हमारा क्या है। आर्टिकल 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यापार, बेगारी एवं बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। ये क्या कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम जो हैं इन पर प्रतिषेध का काम कौन करता है, हमारा आर्टिकल 23 करता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 24 की। ये जो है इससे बहुत क्वेश्चन बना है। आर्टिकल 24 जो है हमारा 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको कारखानों, खानों या किसी खतरनाक उद्योगों में कार्य नहीं कराया जा सकता, ये आर्टिकल 24 हमारा कहता है। आर्टिकल 25 से 28 तक जो है ये धर्म की स्वतंत्रता देता है। तो 25 क्या कहता है कि धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। आगे अगर बात करें आर्टिकल 26 क्या कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, कि धार्मिक कार्य अगर हैं तो उनका प्रबंधन किया जा सकता है। तो आर्टिकल 26 स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 29 की बात करें तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है आर्टिकल 29। आगे देखते हैं, आगे हमारा आर्टिकल 30 की बात करें तो ये हमें क्या देता है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार जो है ये आर्टिकल 30 हमें देता है। तो 29 और 30 जो है ये शिक्षा का अधिकार हमें मेनली देते हैं, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। तो ध्यान रखना है 30 में हमें किसी भी स्कूल कॉलेजों की स्थापना, प्रशासन चलाने का अधिकार दिया जाता है। आर्टिकल 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसमें संविधान की आत्मा इसे कहा जाता है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब क्या है कि अगर किसी भी मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो हर व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए वो उसको खुली छूट है, वो सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती दे सकता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 39A। ये क्या कहता है 39A, सभी के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो कानून है उसके समक्ष सभी को निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी, ये हमारा आर्टिकल 39A कहता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 40 की अगर बात करें तो ग्राम पंचायतों के गठन संगठन की बात आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 44 जो समान नागरिक संहिता, जिस पे अभी बहुत चर्चा हो रही है, समान नागरिक संहिता किसमें है, आर्टिकल 44। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन संगठन, इसके बारे में बात की गई है। आर्टिकल 48A पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव रक्षा, जीवों की रक्षा, ये सभी राज्य के कर्तव्य हैं। तो ये ध्यान रखना है, पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा ये किस राज्य का कर्तव्य है, ये आर्टिकल 48A कहता है। आर्टिकल 49 कहता है कि जो भी राष्ट्रीय स्मारक होंगे, स्थान होंगे और वस्तु होंगे, उनका संरक्षण राज्य सरकार का कर्तव्य है कि उनका संरक्षण किया जाए। आर्टिकल 50 कहता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण की बात आर्टिकल 50 करता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से अलग है और इनके बारे में पूरा प्रावधान आर्टिकल 50 में दिया गया है। आर्टिकल 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के बारे में बात करता है। आर्टिकल 51A मूल कर्तव्यों के बारे में बात करता है, जो कि वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। 42वें संविधान संशोधन में 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। ध्यान रखिए, इस मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। अगला देखते हैं आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 जो है भारत का राष्ट्रपति होगा, इसके बारे में कहता है। आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, तो राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 54 जो है ये कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी जो भी प्रक्रियाएं होंगी वो आर्टिकल 54 के अंतर्गत दी गई हैं। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली जो भी होंगी उनके बारे में बताई गई है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 की में बात की गई है राष्ट्रपति की पदावधि की, कि पद की अवधि कितनी होगी, कैसे होगी, किस तरीके से होगी, ये सारी बातें आर्टिकल 56 में की गई है।
आर्टिकल 57 की बात करें तो पुनर्विचार के लिए पात्र हैं कौन? राष्ट्रपति। तो ये बात किसमें कही गई है? 57 में की गई है। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए जो अर्हताएं हैं, जो भी जरूरी चीज़ें हैं, 35 वर्ष की आयु जरूरी होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्या क्या अर्हताएं हैं, ये बातें किसमें बताई गई हैं? आर्टिकल 58 में। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। आर्टिकल 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया आर्टिकल 61 के तहत है। आर्टिकल 63 भारत के उपराष्ट्रपति की बात की गई है आर्टिकल 63 में। आर्टिकल 64 में किस उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे, ये बात किसमें कही गई है? आर्टिकल 64 में कही गई है। आर्टिकल 65 में राष्ट्रपति पद के रिक्त पर उपराष्ट्रपति के कार्य की बात की गई है कि अगर राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश रिक्त है तो उस पद को उपराष्ट्रपति के द्वारा संभाला जाएगा। आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करती है। तो आर्टिकल 66 जो है ये उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात इसमें की गई है। आर्टिकल 67 की बात करें तो उपराष्ट्रपति की पदावधि की बात इसमें की गई है। आर्टिकल 68 उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त भरने के लिए निर्वाचन जो है ये आर्टिकल 68 में इसकी बात की गई है। अब बात करें आर्टिकल 69 की, तो उपराष्ट्रपति को इसमें शपथ दिलाने की बात की गई है। आर्टिकल 70 में अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ये बातें किसमें कही गई हैं? 70 में की गई हैं। अब बात करते हैं 71 की अगर बात करें तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो विषय हैं इसकी बात किसमें की गई है? 71 में की गई है। मेनली इसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधी निर्वाचन संबंधी कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, तो उसका निर्धारण, उसका जो भी मसला है उसे सॉल्व किसमें किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में ही किया जाएगा। तो ये बातें 71 में कही गई है। 72 क्षमादान की शक्ति देता है राष्ट्रपति को। 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है। 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करता है, इसके बारे में बताता है। 74 बहुत इंपॉर्टेंट है। 74 ही है जो कि राष्ट्रपति की शक्ति एक तरह से क्या कर देता है? कम कर देता है। 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति कोई भी सलाह देने के लिए मंत्री परिषद से मतलब सलाह लेगा। कोई भी अगर राष्ट्रपति हैं तो उनको सलाह के लिए मंत्री परिषद होगा, प्रधानमंत्री सहित पूरी मंत्री परिषद होगी जो कि राष्ट्रपति को सलाह देगी। तो ये ध्यान रखना है। तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कौन होगा? एक मंत्री परिषद होगा। तो ये बात 74 में कही गई। 75 क्या है? मंत्रियों के बारे में बंद किया गया है 75 में। 76 की बात करें तो 76 जो है भारत के महान्यायवादी की बात करते हैं। 76 में क्या होंगे? भारत के एक महान्यायवादी होंगे। आर्टिकल फिर 76 महान्यायवादी। अच्छा, आर्टिकल 165 जो है इसमें क्या है? महाअधिवक्ता राज्य सरकार के होंगे। तो राज्य सरकार के जो महाअधिवक्ता होते हैं वो किसके अंतर्गत होते हैं? 165 के अंतर्गत। अब बात करते हैं 77। भारत सरकार के कार्य का संचालन की बात जो भी की गई है वो 77 में की गई है। 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्यों की बात की गई है। 79 में संसद का गठन, इसके बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि संसद के 3 पार्ट होंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इन सभी के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। तो 79 में 80 में क्या किया गया है? 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया। तो ध्यान रखना है 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में बात की गई है। तो 81 में 83 में संसद के सदनों की अवधि की जो बात की गई है वो 83 में की गई है। नेक्स्ट देखते हैं 84 की अगर बात करें तो संसद के सदस्यों के लिए जो अर्हताएं होती हैं वो 84 में बताई गई हैं। 85 में संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन, इन सभी बातों का, संसद के कब सत्र चलेंगे, कब उसका विघटन होगा, इन सभी के बारे में 85 में बताई गई है। 87 की बात करें तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो है ये 87 में बताया गया है कि 87 में इसके बारे में बात की गई है। 88 में अगर बात करें तो सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार के बारे में 88 में बताया गया है। 89 में क्या है? राज्यसभा का सभापति और उपसभापति की बात 89 में की गई है। आइए अब कुछ और भी देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो इन्हें भी आप ध्यान से जरूर सुनिएगा। जैसे आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 की बात करें तो इसमें क्या कहा गया है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा और लगभग संपूर्ण गठन का विवरण जो है 124 में दिया गया है। तो किसके बारे में बात की गई है? तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की गई है। तो इसे ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में किसमें बात की गई है? 124 में।
आगे अगर हम बात करें तो आर्टिकल 153 इसमें किसकी बात की गई है? तो आर्टिकल 153 में भारत का प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये बात किसमें की गई है? तो 153 में की गई है। और राज्यपाल की क्षमादान की जो शक्ति है 161 में दी गई है, क्षमादान की शक्ति, परंतु मृत्यु दंड के लिए कोई क्षमादान नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मृत्यु दंड को राज्यपाल नहीं हटा सकता, लेकिन ये शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो लेकिन ध्यान रखना है, मृत्यु दंड को राज्यपाल जो है आजीवन कारावास में जरूर बदल सकते हैं, लेकिन मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकते। अब अगर बात करें तो 168 विधानमंडल होगा राज्यों में, ये बात किसमें की गई है? 168 में की गई है कि राज्यों के जो विधानमंडल की बात है वो किसमें की गई है? 168 में की गई है। आर्टिकल 246 में क्या किया गया है? केंद्र और राज्यों में जो शक्तियां हैं उनका विभाजन जो है 146 में किया गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंधित शक्तियां हैं उसका विभाजन जो है 146 में किया गया है। कुछ और भी आर्टिकल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि 262 में क्या बात कही गई है, बस ध्यान से सुनना है आपको। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद जो होंगे दो राज्यों के बीच, तीन राज्यों के बीच, जितने भी राज्यों के बीच अगर कोई नदी जल विवाद है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन संसद के पास इसका अधिकार है। तो ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर कानून, हर प्रॉब्लम जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकती है, लेकिन जो नदी जल विवाद हैं दो राज्यों के बीच, ये विवाद सुप्रीम कोर्ट में हल नहीं होगा, ये संसद के द्वारा ही हल किया जाएगा। तो इसे आपको ध्यान रखना है। अब अगर बात करें आर्टिकल 280 की, तो आर्टिकल 280 भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 280 में किसकी बात की गई है? तो वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। वित्त आयोग के गठन की बात 280 में की गई है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट 309 आर्टिकल 309 यूपीएससी, जिसके लिए बहुत लोग बहुत जी जान से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये जो है हमारा आर्टिकल 309 में है, 309 में यूपीएससी के गठन की बात की गई है। आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग की बात की गई है। तो ध्यान रखना है, निर्वाचन आयोग की बात किसमें की गई है? 324 में। आर्टिकल 325, इसे भी ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 325 क्या कहता है कि निर्वाचन सूची में भारत का प्रत्येक नागरिक शामिल हो सकता है। तो जो भी निर्वाचन सूची है जिसमें चुनाव में मतलब निर्वाचित करने का जो अधिकार है वो दिया जाएगा, तो वो उस सूची में सभी भारत के नागरिक शामिल हो सकते हैं। बात करें आर्टिकल 330 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 330 हमें कहता है कि लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में SC/ST के लिए जो सीटें हैं वो आरक्षित होंगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सीटों के आरक्षण की बात आर्टिकल 330 करता है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो SC/ST कैटेगरी है उनके लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। अब एक लास्ट हम देख लेते हैं कि जो हमारे आपातकालीन प्रबंध हैं, आपातकालीन में 352 तो आपातकालीन जो प्रावधान है उसमें 352 की बात करें तो बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ऐसा 352 कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की बात 352 करता है हमारा। आर्टिकल 356, इसमें राज्य पर राष्ट्रपति शासन है। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र जो है वो विफल हो रहा है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और वो पूरा राज्य राष्ट्रपति के कब्जे में आ जाता है। इनडायरेक्टली कहें तो मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के कब्जे में आ जाता है। अब अगर बात करें तो एक और है 360 जो है ये वित्तीय आपातकाल की बात कहता है। अभी तक ध्यान रखना है कि भारत में एक भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। तो ये हो गए हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उन सभी को आज हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मिलते हैं ऐसे ही एक बहुत इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पाने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।